हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर न्यू लेक्चर। लास्ट हमने डिस्कस किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टोइक्योमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ स्टोइक्योमेट्री। नाउ स्टोइक्योमेट्री is made up of two words. One is stoichyon and second is matron. Stoichyon means element and matron means measurement. Means कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसके अंदर जो डिफरेंट सब्सटेंसेस है, एलिमेंट्स है, एटम्स है, कंपाउंड्स हैं, उनके बीच में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टोइक्योमेट्री बोलते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स के बीच में, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में जो क्वालिटेटिव रिलेशनशिप होता है उसे स्टोइक्योमेट्री बोला जाता है। देखो, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, CH4 रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गिव राइज CO2 and H2O. Means one molecule of CH4 reacts with two molecules of O2 कि CH4 के एक मॉलिक्यूल ने रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल ने दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वन मॉलिक्यूल CO2 एंड टू मॉलिक्यूल्स H2O बनाए। तो यहाँ पे ये जो हम वर्ड यूज़ में ले रहे हैं, वन मॉलिक्यूल या वन पार्टिकल, टू पार्टिकल, ये सब जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में, ये ही क्या है? स्टोइक्योमेट्री है। ठीक है। अब जो स्टोइक्योमेट्री हमारे पास आती है उसके अंदर हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखो, कोई भी जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यूजुअली हम बोलते हैं कि सॉल्यूट वो होता है जिसका स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होता है और जिसको सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है, एंड सॉल्वेंट वो जिसका लार्ज अमाउंट प्रेजेंट होता है और जिसके अंदर सॉल्यूट को मिक्स किया जाता है। मीन्स एग्जाम्पल देखना, शुगर एंड वाटर, इनका जो मिक्सचर है वो एक सल्यूशन है। कैसे पता लगेगा हमें? हमने क्या किया, वाटर लिया और वाटर के अंदर शुगर को मिक्स किया, तो वाटर इज़ अ सॉल्वेंट एंड शुगर इज़ अ सॉल्यूट, बिकॉज वाटर का अमाउंट एक तो ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है हमेशा ज़्यादा होगा, बट हम अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझते हैं। ठीक है। और उसके बाद सेकंड जो थिंग आती है वो ये आती है कि जो शुगर है उसको हम क्या कर रहे हैं? वाटर में मिक्स कर रहे हैं। तो जिसको मिक्स किया जाता है दैट इज़ सॉल्यूट एंड जिसमें मिक्स किया जाता है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि कंसंट्रेशन क्या होती है। तो कंसंट्रेशन होती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जितना अमाउंट प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब जब हम स्टोइक्योमेट्री पढ़ेंगे तो स्टोइक्योमेट्री के अंदर हम चार चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट, और इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मोल कॉन्सेप्ट ऐसा टॉपिक है जो आप कहीं पे भी केमिस्ट्री पढ़ोगे तो यूज़ में आएगा, और आपके चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, चाहे आपके 11th के एग्ज़ाम्स हो, हर जगह मोल कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड हम पढ़ेंगे यूनिट जो है कंसंट्रेशंस की, जो डिफरेंट यूनिट्स होती है उनके बारे में। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे फोर्थ, आपकी जो यूनिट कंसंट्रेशंस हैं उनके अंदर आपके पास आते हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब चीज़ें। और लास्ट जो फोर्थ है आपका, उसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टोइक्योमेट्रिक, जितनी भी कैलकुलेशन है वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हम स्टोइक्योमेट्री को 4 सेक्शंस के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट सेक्शन में हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन,
सेकंड सेक्शन में मॉल कॉन्सेप्ट, थर्ड सेक्शन में जो यूनिट की कैलकुलेशन है वो, और फोर्थ सेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे जितने भी हमारी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है उनको। ठीक है, अब देखिए हमारा फर्स्ट जो है वो टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारे पास डिफरेंट लॉज है। सबसे फर्स्ट जो लॉ हमारे पास आता है वो आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि लैवोशियर ने दिया था। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो हम 9th में भी पढ़ के आए हैं, 10th में भी पढ़ के आए हैं, फिर पढ़ रहे हैं। देखो मास कंजर्वेशन जो है उसके ऊपर बेस्ड है। ये क्या बोलता है, कोई भी फिज़िकल चेंज हो या कोई भी केमिकल चेंज हो, इसके अंदर टोटल जो मास है रिएक्टेंट का वो इक्वल होता है प्रोडक्ट के। मींस मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मास जो है रिएक्टेंट का जितना होगा प्रोडक्ट का ही भी उतना का उतना ही रहेगा। सी एग्जाम्पल, C+O2 gives CO2. Atomic mass of carbon is 12 and O2 means one atom of oxygen has 16 ग्राम मास, मीन्स 2 एटम तो 32 मास हो गया, और इधर एक कार्बन का 12 है तो टोटल कितना हो गया 44। और CO2 का भी कितना मास होगा 44, क्योंकि कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन एटम का कितना हो गया 32, 32 प्लस 12 कितना हो गया 44। यानी रिएक्टेंट का जितना मास होगा प्रोडक्ट का टोटल मास भी कितना होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। मास को ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जितनी भी केमिकल रिएक्शंस लिखोगे वो सारी की सारी बैलेंस्ड होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आपको लिखनी है वो सारी की सारी बैलेंस्ड होनी चाहिए। सेकंड जो हमारे पास लॉ आता है वो आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रपोर्शन। ठीक है, कांस्टेंट या डेफिनेट प्रपोर्शन देखना, ये जो लॉ है ये प्राउस्ट ने दिया था। ये जो लॉ है वो क्या बोलता है कि हमें एक कंपाउंड है हमारे पास जो चाहे किसी भी सोर्स से मिले, लेकिन उसके अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा एक फ़िक्स रेशो में प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल देखना, जैसे हमारे पास है CO2, तो CO2 जो है हमारे पास दो तरीके से ऑब्टेन हो सकता है। मान लो एक नेचुरल है एक आर्टिफिशियल है, ये दो तरीके से हमें CO2 मिला कि कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट करके CO2 बनाया एंड मीथेन का ऑक्सीडेशन हुआ तो भी CO2 बना। बट आप क्या देख रहे हो कि इस CO2 के फॉर्मेशन के सोर्स दो अलग अलग है। एक बार कार्बन का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक बार मीथेन का क्या हो रहा है कंबशन। ठीक है, तो हमें CO2 मिल रहा है, लेकिन इस CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो देखो। कार्बन जो है वो 12 ग्राम है और ऑक्सीजन जो है वो कितना है 32 ग्राम है। मीन्स सोर्स कोई भी हो, लेकिन हमेशा और हमेशा जो भी एलिमेंट्स है उनका जो मास है या उनका जो कंपोजिशन है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। वो कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद देखना इसकी लिमिटेशन क्या थी। इसकी लिमिटेशन ये थी कि अगर हमारे पास आइसोटॉप्स हो तो उस केस के अंदर ये वाला लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि कार्बन 12, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं 12, 13 और 14। तो कार्बन 12 है तो यहाँ पे मास क्या होगा 12, बट कार्बन 14 है तो यहाँ पे मास क्या हो गया 14। तो आइसोटॉप्स की कंडीशन में जो है ये लॉ अप्लाई नहीं होता। फिर उसके बाद थर्ड हमारा जो आता है वो आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, जो कि डाल्टन ने दिया था। डाल्टन क्या बोलता है कि कोई भी दो एलिमेंट्स जो है, कोई भी दो एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और एक कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। यहाँ देखना कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर CO कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये क्या बोलता है कि दो एलिमेंट्स जब कंबाइन होकर 2 या मोर केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं तो एक एलिमेंट का जो मास होता है वो दूसरे एलिमेंट के या तो फिक्स मास के साथ, या फिर ये बोल सकते हो
कि उस दूसरे एलिमेंट का जो मास होता है, कंबाइन होने वाले एलिमेंट का जो मास होता है, वो एक एलिमेंट के फिक्स मास के साथ सिंपलेस्ट रेशो में कंबाइन होगा। देखना, वन एलिमेंट विच कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट हैव सिंपलेस्ट रेशो टू वन अनदर। अब देखो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है हमें कि ये हमारे टू एलिमेंट्स है, ये कंबाइन होके टू या मोर देन टू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसमें एक एलिमेंट का तो मास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और दूसरे एलिमेंट जो कंबाइन हो रहा है उसका मास किस में रहता है, सिंपलेस्ट रेशो में रहता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो गया, 12:16, मतलब आप एक कोई भी एटम है उसके मास को फिक्स कर लो, और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, 12:32। ठीक है, ये दो हो गए। तो यहाँ पे कार्बन का मास तो हमारे पास क्या रह गया, फिक्स रह गया, लेकिन जो ऑक्सीजन का मास है वो क्या है, 16:32 मीन्स 1:2। तो ये क्या है, एक सिंपलेस्ट रेशो में कंबाइन होगा। तो ये यही कह रहा है कि कोई भी दो एलिमेंट्स, सी अगेन, जस्ट लाइक सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन होके सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड बना रहे हैं। तो यहाँ एक एलिमेंट का तो फिक्स मास जो है वो क्या होगा, दूसरे एलिमेंट के मास के साथ सिंपलेस्ट रेशो में कंबाइन होता है। जैसे ये क्या हुआ, 32, सल्फर का तो फिक्स है, वन एटम है, तो 32 और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, 32 और यहाँ पे 48, तो ये कितना आ जाएगा, 2:3। तो ये एक सिंपलेस्ट रेशो में कंबाइन होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। हालांकि ये वाला जो है लॉ आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आप देखो, ये जो लॉ है वो दिया था रिचटर ने। रिचटर जो है वो इसके बारे में क्या बताता है कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स किसी थर्ड एलिमेंट के साथ, और जो थर्ड एलिमेंट है वो कॉमन एलिमेंट होगा, टू डिफरेंट एलिमेंट्स अलग अलग किसी थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं, तो वो कंबाइन होने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो या तो सेम होते हैं, मतलब सेम रेशो में होते हैं, या फिर सिंपलेस्ट मल्टीपल रेशो में होते हैं। देखना, ये हमारे पास है कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे दो एलिमेंट हमारे पास कौन से हैं, एक सल्फ़र है, एक ऑक्सीजन है, और दोनों अलग अलग एलिमेंट जो है वो एक कॉमन एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं, जो कि क्या है, कॉपर। तो यहाँ देखना, कॉपर का एटॉमिक मास 63.5, सल्फ़र का 32, कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर का 63.5 और ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ एक एलिमेंट जो है जिसके साथ दो अलग अलग एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, उसमें इस एक एलिमेंट का मास तो फिक्स है, लेकिन जो दोनों अलग अलग एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं वो क्या रहेंगे, एक सिंपलेस्ट रेशो में रहेंगे, 16:32 मीन्स 1:2 के अंदर। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है कि कैसे होगा। तो यहाँ देखो, फिर से सुनो कि कोई भी दो अलग अलग एलिमेंट जब किसी थर्ड एलिमेंट के साथ सेपरेटली कंबाइन होते हैं, तो उन दोनों एलिमेंट्स का जो रेशो होता है वो क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशो होता है। ठीक है, तो ये देखो, ये 32 और 16 ये सिंपलेस्ट रेशो में हो गया। जैसे सल्फ़र और ऑक्सीजन जो है वो मिलकर क्या बनाएंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखो रेशो क्या रहेगा, 32 सल्फ़र का और ऑक्सीजन का 32, तो 1:1। तो या तो क्या रहते हैं, सेम रेशो में रहते हैं, या फिर सिंपलेस्ट रेशो में रहते हैं। तो जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन है उसके अंदर दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं एक थर्ड एलिमेंट के साथ, और कंबाइन होने वाले जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो एक सिंपलेस्ट रेशो के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद लास्ट जो हमारा लॉ आता है वो आता है गैलो-सैक्स लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस। ये क्या बोलता है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर जब गैसेस कंबाइन होती है और केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होने वाली जो केमिकल रिएक्शन में जो प्रोड्यूस होने वाला प्रोडक्ट है वो भी गैस है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन गैसेस कंबाइन एंड प्रोड्यूस्ड गैस। ठीक है,
तो ये जो गैसेस होती है इनके जो वॉल्यूम होते हैं वो एक दूसरे के सिंपलेस्ट वॉल्यूम के अंदर होते हैं, प्रोडक्ट का भी और रिएक्टेंट का भी। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बना रहे हैं और ये सारे क्या है, गैस के अंदर है। बट याद रखना टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो आप देखो इसका 1 वॉल्यूम काम में आ रहा है, इसका हाफ वॉल्यूम काम में आ रहा है और इसका 1 वॉल्यूम फॉर्म हो रहा है। तो अगर हम इसको सिंपलेस्ट रेशो में चेंज करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके हम सिंपलेस्ट रेशो में चेंज कर सकते हैं ना। ये कितना हो गया, 2:1:2। तो ये क्या है, एक सिंपलेस्ट रेशो में प्रेजेंट होते हैं इनके वॉल्यूम। तो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जब केसेस कंबाइन होती है और बनने वाली जो प्रोडक्ट है वो भी गैस है, तो उनके जो वॉल्यूम का रेशो होता है वो एक दूसरे का सिंपलेस्ट रेशो होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 लॉज थे जो हमने पढ़े हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद हमारे पास आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम 9th से भी पढ़ रहे हैं, 10th में भी पढ़ रहे हैं और फिर 11th में फिर से है। अब देखो डाल्टन जो है वो क्या बोलता है। सबसे पहले डाल्टन जो है उसने ये बताया कि जितने भी मैटर होते हैं वो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। फिर उसके बाद उसने बताया कि एक जैसे एलिमेंट के सारे एटम जो होते हैं वो सेम साइज़ और सेम कलर के होते हैं, उनका मास सेम होता है और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं वो उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। फिर उसने क्या बोला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। फिर उसने ये बताया कि किसी भी केमिकल और फिज़िकल रिएक्शन के अंदर एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फिर उसने बताया कि कंपाउंड का फॉर्मेशन कब होता है, जब 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स एक फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। ये तो सारे डाल्टन के पोस्टुलेट्स थे, लेकिन डाल्टन जो है वो एकदम करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसके जो पोस्टुलेट्स थे वो सही नहीं थे। सबसे पहला पोस्टुलेट इसने बोला कि इनडिविजिबल होता है, लेकिन अभी हमें पता है कि एटम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा उसने बोला कि सेम जो एलिमेंट होते हैं उनके एटम सेम प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, लेकिन आइसोटॉप्स के बारे में क्या कहोगे। आइसोटॉप्स जो है जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मींस एलिमेंट सेम है, लेकिन मास नंबर इनका क्या है, अलग अलग है। मींस एक जैसे एलिमेंट होते हुए भी इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, इनका मास क्या हो गया, अलग अलग हो गया। सेकंड इसने बोला कि जो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती है, लेकिन आइसोबार्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ देखिए, ये है हमारा आइसोबार, मतलब 2 अलग अलग एलिमेंट्स जिनके मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोबार। तो यहाँ देखो आइसोबार के केस में अलग अलग एलिमेंट है लेकिन इनके मास नंबर क्या है, सेम है, यानी उसका ये पोस्टुलेट भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर उसने बोला कि कोई भी फिज़िकल केमिकल रिएक्शंस जो होती है उनके अंदर एटम को क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मींस एटम जो है वो क्रिएट नहीं होता है। तो आप देखो न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर होती है, जो बॉम्ब्स वगैरह बनते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जैसे एग्जांपल देखना यूरेनियम हमने लिया, उस पे न्यूट्रॉन्स का जब हम बम्बार्टमेंट कराते हैं तो वो एक क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन है जहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ होती है। तो वहाँ पे यूरेनियम का जो एटम है वो कन्वर्ट होता है बैरियम, क्रिप्टॉन इन एटम्स के अंदर। मींस न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, नए एटम को फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एटम जो है उसके मास को, क्योंकि हीट रिलीज़ हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उसके मास को हम क्या कर सकते हैं, हीट में या एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम पढ़ते हैं, लेकिन एक और चीज़, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है मास। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती है वहाँ पे हम
मास जो है एटम का उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो जो है वो क्या बताता है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे जितने सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस, जितनी भी गैसेस है अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। याद रखना, पहले बर्जीलियस एक साइंटिस्ट था, उसने बोला कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस के अंदर सेम एटम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एवोगैड्रो जो है उसने इसको करेक्ट किया और करेक्ट करके ये बताया कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है उसके ऊपर सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। एग्जाम्पल देखना, हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम मीन्स 2 हाइड्रोजन के एटम कंबाइन हो रहे हैं एक ऑक्सीजन के एटम के साथ और क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। यही हो रहा है, 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम कंबाइन हो रहा है। तो हम इसको गैस है तो गैस के टर्म्स में क्या बोल सकते हैं, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होकर 1 वॉल्यूम ऑफ H2O बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जितने भी केसेस हैं उनके सबका वॉल्यूम क्या है, सेम है। और सेम वॉल्यूम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का नंबर है वो भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है।